Hello everyone, welcome back on this channel. In this video we are going to discuss important MCQ of Indian polity which are related to the topic नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एंड पंचायती राज। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की जो नागरिकता है वो हम जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से, उद्देशीकरण से। तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, अर्जित भूभाग के विलय द्वारा किया जा सकता है। सामान्य रूप से संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पहली संघ की और दूसरी राज्य की, लेकिन भारत में सिर्फ संघीय नागरिकता है। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये सब मेथड्स है जिनके द्वारा हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह श्रेष्ठ नागरिक, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो वही श्रेष्ठ नागरिक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए विधि सम्मत कार्य करने हेतु शिक्षित भी होगा। अतः ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छा नागरिक वह है, एक अच्छा नागरिक वह है जो अगेन राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से प्रबुद्ध हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर। भारतीय संविधान भारतीयों अर्थात अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। सामान्य तौर पर संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता में नागरिकों को संघ और इकाई यानी कि केंद्र और राज्य की दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य होता है। तो अगर कोई भारत की नागरिकता चाहता है, वो आवेदन करना चाहता है, तो कम से कम उसको 7 वर्ष के लिए भारत में रहना अनिवार्य होता है। भारत के संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो 5 से 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधान जितने भी हैं वो 5 से 11 अनुच्छेद के अंदर दिए गए हैं। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करती है। नागरिकता से संबंधित प्रमुख विधि नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिसमें अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है। ये संशोधन है 1986, 1992, 2003 एंड 2005। यथा संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 और फरवरी 2009 में अधिसूचित नागरिकता विनियमों के अनुसार यहाँ पर कुछ रूल बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग जो नागरिकता के लिए आवेदन करता है उसको ये फॉलो करने होते हैं। तो अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक हो। फादर या मदर में से अगर कोई एक भारत का नागरिक होता है तो भारत में जन्मा बच्चा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब कम से कम 7 वर्ष भारत में निवास करना होगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रूल। भारत में कोई विदेशी व्यक्ति कितने वर्ष के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में यहाँ पर आंसर में मिस्टेक दी हुई है। तो हमें पता है कि विदेशी जो नागरिक है उसको कम से कम 7 वर्ष के लिए भारत के अंदर निवास करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। तो भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने का जो नियम है वो यहाँ पर बनाया जाता है। वैसे तो हमारी संसद बनाती है, लेकिन संसद जो तैयार करती है बिल, उसके लास्ट में जो साइन होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो ग्राम पंचायत चुनाव जो कराने का जो निर्णय है वो लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ग्राम पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव संबंधित राज्यों का राज्य निर्वाचन आयोग संचालित करता है, जो निर्वाचन आयोग से पृथक संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करता है। तो जो यहाँ पर कौन करता है काम, चुनाव करवाने का जो निर्णय होता है वो राज्य सरकार करती है अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज पंचायती राज डैश है जो कि निधि के लिए मुख्यतः डैश पर निर्भर है। तो जो हमारा पंचायती राज है वो एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि या फंड के लिए सरकारी वित्त पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 73वें विधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को एक प्रशासनिक ढांचे का रूप दिया गया जिसे पंचायती राज कहा गया है। कौन से संशोधन द्वारा? 73rd अमेंडमेंट के द्वारा ग्राम पंचायतों को एक प्रशासनिक ढांचे का रूप दिया गया है। यानी कि पंचायती राज क्या है, एक प्रशासनिक ढांचा है और ढांचे को चलाने के लिए जो आवश्यक फंड या निधि है उसकी पूर्ति के लिए पंचायती राज के वित्तीय स्रोतों में स्थानीय कर, राज्य और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आर्थिक अनुदान, राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निजी पूंजी से उपलब्ध संसाधन और गैर सरकारी संस्थाओं और समितियों से प्राप्त संसाधन है। तो यहाँ पर जो फंड वगैरह है वो इनको कौन प्रोवाइड करता है? जो भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध जो भी आर्थिक अनुदान होता है, जो कि निजी पूंजी से उपलब्ध संसाधन और गैर सरकारी संस्थाओं और समितियों से प्राप्त जो भी अनुदान है वो इनको प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक डैश है। तो पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर खंड स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए मुख्यतः निम्न समितियां नियुक्त की जाती है, जिनमें कार्य समिति, वित्त विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक प्रशासनिक प्राधिकरण जो कि पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? तो कौन सा जो हमारा मामला था जिसमें क्या जो मूलभूत अधिकार पर निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक जो तत्व है वो प्रभुत्व स्थापित कर रहे, तो किस मामले में उन प्रावधानों को निरस्त कर दिया? तो ये था मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन नंबर डी। मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जो मूल अधिकार है और निर्देशक तत्व है उनके बीच में समन्वय और संतुलन संविधान की आधारिक संरचना का आवश्यक लक्षण है। यानी कि उनके बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन और उनके बीच में बैलेंस होना जरूरी है। मिनर्वा मिल्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित कर दिया। क्या थी धारा ये? यह धारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता प्रदान करती थी। सो मिनर्वा मिल्स वाद में दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 31 गै की अंत स्थापना के पश्चात भी निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। तो ये था हमारा मिनर्वा मिल्स केस। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो ऑप्शन इसके पढ़ लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, एंड हमारा ऑप्शन नंबर सी समानता का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक मूल अधिकारों में सम्मिलित है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में भी हम रिट प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यह है अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग और अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। 226 के अकॉर्डिंग हम उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में अपने रिट जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो है संविधान की प्रस्तावना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा, इसकी प्रस्तावना को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो है संविधान की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की प्रस्तावना जो है उसको आत्मा, संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, मूलभूत या मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। तो मूलभूत जो अधिकार है हमारे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति में निहित क्षमताओं के उत्कृष्ट विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति में जो भी उसके अंदर क्षमता है उसका उत्कृष्ट विकास हो, उसके अब जो अव्वल दर्जे का जो विकास है वो हो सके। तो इसलिए मौलिक अधिकार प्रावधान किए गए हैं और इसे प्रदान कर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? समानता का अधिकार भी मूलभूत है। सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मूलभूत अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो है हमारा मूलभूत मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था उसके द्वारा मूलभूत अधिकार के रूप में उसको निरस्त कर दिया है। वर्तमान में यह एक संवैधानिक अधिकार है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 300 क में इसे एक विधिक अधिकार के रूप में संविधान में समाविष्ट किया गया है। तो यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में उसको निरस्त कर दिया है। अब मूल अधिकार वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मौलिक अधिकार के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, स्टार्टिंग में 7 ही थे। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर हमारा कौन कौन से ऑप्शन सही है? तो आई थिंक इसमें सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सारे के सारे कथन सत्य है। तो इनमें कौन सत्य नहीं है? तो कोई भी जो है वो रॉन्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान के प्रारंभ में भाग 3 के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे जिनमें संपत्ति का अधिकार भी था, जिसको जो है हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के अकॉर्डिंग उसको निरस्त कर दिया था। एंड उसके बाद हम मौलिक अधिकार 6 रह गए हैं। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक ही है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी हम निलंबित नहीं कर सकते, जो कि अनुच्छेद 21 में गिवन है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। तो चारों के चारों ऑप्शन जो है वो सही है, तो गलत इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? तो संविधान के अकॉर्डिंग अब जो है हमारे 6 मौलिक अधिकार गिवन है। तो ये है हमारा समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय नागरिकों का कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसमें कार्य का अधिकार जो है वो मूल अधिकार में नहीं है। बाकी छुआछूत की रोकथाम ये है, भाषण की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता भी एक मूलभूत अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितने हैं? पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने हैं? सिर्फ 6। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 6 मौलिक अधिकार अब हमें गिवन है। तो भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार का लोप किए जाने के बाद अब सिर्फ 6 वर्ग ही शेष है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन हमें करना है तो हमारी जो हमारी संसद है वो यहाँ पर सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 368 के तहत सिर्फ संसद को प्राप्त है। तथापि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, मतलब जुडिशरी भी उसका रिव्यू यहाँ पर करती है तथा उसे संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने की सीमा तक रद्द भी कर सकता है। अगर उससे कुछ ऐसा हो कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चेंज हो जाए तो उस केस में उसको रद्द भी किया जा सकता है, जो कि 1973 के केशवानंद भारती मामले में जो है इसको सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उसको पुनरावलोकन कर रिव्यू कर उसको रद्द भी यहाँ पर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों पर जो कैसे प्रतिबंध करना है, तो ये जो शक्ति है वो है संसद के पास। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान में प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति संसद के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर क्यों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो यहाँ पर शामिल किए गए? तो इसके पीछे जो आंसर था वो था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों जो कि सिद्धांत है उनकी व्यवस्था की गई है। राज्य द्वारा निर्मित किसी भी विधि में इन तत्वों का आवश्यक ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के हेतु जो हमारे संविधान में यहाँ पर हमारे नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो यहाँ पर गिवन है भाग 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनकी व्यवस्था में ही भाग 4 में यहाँ पर ये सब कुछ गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का अर्थ है वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा स्वयं के संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए। इस हेतु संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 समर्पित है, जिसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? तो यहाँ पर है कॉमन सिविल कोड, ये हमारा जो है वो लागू है यहाँ पर गोवा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समान नागरिक संहिता उपयुक्त राज्यों में सिर्फ गोवा में लागू है। कॉमन सिविल कोड होता क्या है? कॉमन सिविल कोड का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि अगर हर शहरी के लिए एक जैसा कानून हो, मतलब कॉमन यहाँ पर रूल हो, कॉमन यहाँ पर कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जो है धर्म से हो, किसी भी तबके से वो व्यक्ति बिलोंग करता हो। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में अब तक ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो चुका है। तो जैसे कि शादी वगैरह, तलाक और ज़मीन जायदाद के जो ये मुद्दे हैं ये सारे, तो यहाँ पर क्या है कि देश में विभिन्न जो धर्म है उनके लिए अलग अलग कानून यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये इंडिया के बाकी किसी भी राज्य में ये जो है वो लागू नहीं है, सिर्फ गोवा को छोड़कर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, नागरिकों के लिए एक समान संहिता सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता वो है अनुच्छेद 44 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ गोवा स्टेट में ही ये सब पॉसिबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 27,
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। तो इसका प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो इसका जो प्रयोजन वही है जो मौलिक कर्तव्य है, तो ताकि विनाशक और असंवैधानिक जो गतिविधि हैं उनको हम कंट्रोल कर सके। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्व सोवियत संघ के संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण कर भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ये संख्या में 11 है। ये कर्तव्य विनाश एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायता पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा संशोधन है? 42वां। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 42 अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो कौन से संशोधन के द्वारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यहाँ पर संविधान में ये शामिल हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 इज किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को यहाँ पर जो है जोड़ा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। तो स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर जो भारतीय संविधान है उसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 कै जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है उसे जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर जो है ये ऐड किया गया है। इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है, हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी जो है वो राजकीय भाषा नहीं है। कश्मीरी, संस्कृत, मैथिली ये तीनों ही राजकीय भाषा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। ये है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। तो ये हमारी जो है 22 भारतीय भाषाएं हैं जिनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, जिनमें राजस्थानी इंक्लूड नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन और आदर्शों की झलक मिलती है प्रस्तावना के अंदर। तो संविधान की प्रस्तावना यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन और आदर्शों की जो झलकें हैं वो प्रस्तावना में मिलती है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है कि जैसे जिन्होंने संविधान निर्माण किया है उनके मन में या उनके विचारों में क्या था, तो वो अगर हमें जानना है तो हम प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो है वो ग्राम पंचायत है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है और यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख यहाँ पर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन एवं आपातकालीन उपबंध आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए हैं। और कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसकी व्यवस्था कैसे होगी, राष्ट्रपति जो है साहित्य, कला, विज्ञान में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति है उनको कैसे मनोनयन उनका करेंगे, कैसे उनको सम्मानित करेंगे, या आपातकालीन जो उपबंध है वो सब आयरलैंड से ही लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, तालिका 1 का तालिका 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 5
क्वेश्चन 5 जो है पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनमें से इस साइड हमारे पास सिर्फ 4 ही पार्ट है जो हमें इस वाले से मैच करने हैं। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑफकोर्स ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आयरलैंड। नेक्स्ट हमारा है मूलभूत अधिकार। जो मूलभूत अधिकार है वो हमारे यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये मैच हो जाएगा हमारा 5th से। संघ राज्यों के संबंध में समवर्ती सूची, ये हमारे ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष, जिसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति निहित है, तो ये हमारा लिया गया है कनाडा से। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट का 5th, फर्स्ट का हमारा 5th, सॉरी फर्स्ट का हमारा 3rd आयरलैंड, सेकंड का हमारा 5th संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा जो है ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो 3rd था हमारा राज्य संघ राज्यों के संबंध में समवर्ती सूची जो है वो हमारे लिए गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर हो जाएगा 3rd का हमारा हो जाएगा 1st। तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 3, 5, 1 और 2। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? यानी कि राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना, ये बिल्कुल ये है। उसके बाद 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। गोवध निषेध ये है। निजी संपत्ति की समाप्ति, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अब अनुच्छेद 45 में प्रावधान है कि 0 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख राज्यों का दायित्व है। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया है, जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसा ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। और निजी संपत्ति की समाप्ति संबंधी कोई भी प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित नहीं है। अतः विकल्प बी और डी दोनों ही इस संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पर कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर बी और डी यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अनुच्छेद जो 14 है वहाँ पर कानून की समानता, तो ये लिया गया है हमारा ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में समान कानून का विधान है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों को विधि के समक्ष समता व समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 इज नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? नौकरी में समान अवसर, तो ये है हमारा अनुच्छेद 16 में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के संविधान में समान अवसर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रतिस्थापित है। यह एक मूल अधिकार है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा समान अवसर का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 16 में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना जो है वो ग्रहण करी है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए से हमने मूल अधिकारों को ग्रहण किया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से ब्रिटेन संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं से ग्रहण किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 इज मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है?
तो ये हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना यहाँ पर सम्मिलित की गई है। क्वेश्चन नंबर डी, मूल संविधान के भाग 4 में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित की गई है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। भारतीय संविधान का यह भाग यानी कि नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये हमारा किया गया है 70वें अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का उपबंध करता है। तो ऑप्शन नंबर ए 17वें अनुच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई? तो भारत का संविधान जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 30 में गिवन है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान यहाँ पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो राज्य सूची में कौन नहीं है? तो यहाँ पर कृषि राज्य सूची के अंदर है, जेल राज्य सूची के अंदर है, सिंचाई राज्य सूची के अंदर है, सुरक्षा यहाँ पर राज्य सूची के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची संघ सरकार, संघीय संसद की अनन्यता अधिकारिता है। राज्य सूची पर राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल की अधिकारिता है और समवर्ती सूची पर दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों की अधिकारिता है। कृषि, जेल, सिंचाई राज्य सूची के विषय है, जबकि जो सुरक्षा है वो संघ सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए निम्नलिखित रीटों में से कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो अगर मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करवाना है तो यहाँ पर कौन सी जो रीट है वो यहाँ पर जारी की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, परमादेश। वैसे कि सारी की सारी जो रीटें हैं वो अधिकारों से रिलेटेड ही है, लेकिन मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करवाने के लिए परमादेश जो है वो रीट जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 रीटें जारी करता है। यह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, आधिकारिक परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध निषेध। ये सभी रीटें मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु ही जारी की जाती हैं, किंतु परमादेश के अतिरिक्त अन्य रीटें विशेष अधिकारों से संबंधित है, जबकि परमादेश मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों में रीट जो है वो जारी की जा सकती है। अतः उपरोक्त विकल्पों में परमादेश ही सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 47, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं परमादेश। तो ये बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण जारी किए जा सकते हैं। तो ये किए जा सकते हैं हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा उच्च न्यायालयों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय जो है वो ये रीट जारी कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 इज निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वातंत्र्य सुनिश्चित करता है? तो इनमें से कौन सा जो है वो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा बंदी, प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु जो रिट है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। इनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का संबंध व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को सुनिश्चित करने से है। इसमें अवैध रूप से बंदी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने का आदेश न्यायालयों द्वारा जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। तो ये किया गया है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए यहाँ पर किया गया है। वास्तव में नीति निर्देशक तत्वों के समावेश का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और भारत के संविधान भाग 4
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में यहाँ पर गिवन है। नीति निर्देशक तत्व है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो है यहाँ पर सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए यहाँ पर ये स्थापित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है। तो भारत के संविधान का भाग 4 जो है वो बताता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, जो कि 36 से 35 तक समाहित है और अनुच्छेद 4 में इसके बारे में गिवन है। संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? तो ये कथन था केटी शाह का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केटी शाह ने कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को कल्याणकारी प्रशासन की नीतियों का निर्देश करते हैं। तो ये कथन था हमारे केटी शाह जी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान यहाँ पर है? तो अनुच्छेद 39 ए बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अनुच्छेद 39 ए, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर ही प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ए राज्यों को निर्देशित करता है कि वह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अपने नागरिकों को के लिए सुनिश्चित यहाँ पर करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश यहाँ पर दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59, संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन किसमें किया गया है? तो संविधान में जो ग्राम पंचायतें हैं उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 40 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बलवंत राय समिति के द्वारा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। तो ये किया गया था हमारे बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 इज, यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार ही है। तो इनमें से कौन सा था जो प्राथमिक अधिकार था लेकिन अब सिर्फ कानूनी अधिकार ही है? तो ये था जायदाद का हक यानी कि संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 300 कै में अब इसको कानूनी अधिकार के रूप में इसको रखा गया है और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है। पहले 7 थे, अब सिर्फ 6 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 इज, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। तो भारत के संविधान के अनुसार जो सिर्फ संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 60 इज, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। तो ये है फेडरलिज्म। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता भी है, समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक गणराज्य भी है। फेडरलिज्म जो है वो यहाँ पर प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो फेडरलिज्म भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो ये है संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन और उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय प्रशासन पर संघवाद, संसदीय लोकतंत्र तथा नियोजन आदि का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 62 इज, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 वर्ष या इससे ऊपर अगर कोई ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव
लड़ना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए 21 वर्ष न्यूनतम, लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 इज भारतीय निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है। तो किससे जो ग्राम पंचायत की आय है वो यहाँ पर नहीं मिलती, तो भवन कर से मिलती है, वाहन कर से मिलती है, भूमि कर से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत्ति कर। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत भवन, वाहन एवं भूमि पर कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकता है, परंतु वह संपत्ति पर कर नहीं लगा सकता। संपत्ति पर जो कर है वो सिर्फ केंद्र सरकार ही लगा सकती है। क्वेश्चन नंबर 64 इज निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत नहीं है। तो आय का स्रोत नहीं है, यहाँ पर आयकर भी है, बिक्री कर भी है, लेवी कर भी है। तो यहाँ पर व्यावसायिक कर जो है वो यहाँ पर ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है। ग्राम पंचायत की आय के मुख्य स्रोतों में शामिल है इमारतों पर लगाया गया संपत्ति कर, पशु के व्यापार पर कर, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। इसमें व्यावसायिक कर यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 65 में जो है ये भी है, बी ऑप्शन भी सही है, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार भी है। सभी पुरुषों एवं महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, तो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में गिवन है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। विचार एवं अभिव्यक्ति जो कि अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार है। सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 39 घर के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में यह हड़ताल करने का अधिकार, बाकी तीनों मौलिक अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 67 भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 67 जो है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता का की व्यवस्था ये है। प्राइमरी स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश। तो ये तीनों है, इनमें से कोई नहीं मौलिक अधिकार में जो है, सारे के सारे मौलिक अधिकार है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मौलिक अधिकार ना हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 इज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की है। यानी कि जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसने बाल कलाकारों के लिए क्या कोई उम्र जो है वो निर्धारित की है। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई लिमिट इनके लिए डिसाइड नहीं है। संविधान जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2010 से 11 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न व्यवसायों के लिए अलग अलग उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है, लेकिन बाल कलाकारों को इससे बाहर रखा गया है। माता पिता की सहमति से बच्चे किसी भी उम्र में इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इनको जो है इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 इज 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो ये है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसे अनुच्छेद 24 में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या किसी अन्य जोखिम रोजगार में कार्य नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अनुच्छेद 24 बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 निम्न में से किसे कानूनी अधिकार होता है। तो इसमें किसे कानूनी अधिकार होता है, तो ये है निर्वाचन आयोग जो है वो कानूनी अधिकार यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाओं में जो है निर्वाचन जो आयोग है उसके पास यहाँ पर कानूनी अधिकार यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 72 इज इसका आंसर तो आपको पहले ही दिख गया। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य वो है 51 ए के अंदर। तो अनुच्छेद 51 ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को सम्मिलित किया गया था।
नाउ क्वेश्चन नंबर 73 इज वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? तो अग्रणी व्यक्ति यहाँ पर है अरुणा रॉय। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 73 है उसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अरुणा रॉय ने वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार को परिपाटी में लाने का बहुत प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप सूचना के अधिकार का विधेयक पारित हो गया है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो यहाँ पर अग्रणी व्यक्ति उसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अरुणा रॉय। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? तो कौन सा अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? तो यह है निर्वाचित होने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्वाचित होने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। इस अधिकार के आधार पर भारतीय नागरिक चुनाव में निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया जाता है? तो किसको प्रदान किया जाता है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय एंड उच्च न्यायालय। ए और बी दोनों यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो है अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग है हाई कोर्ट को यहाँ पर प्रदत्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 इज मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है? सर्वोच्च एंड उच्च न्यायालय, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 77 इज महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है संसद एंड विधान सभा में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 इज महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण रिजर्वेशन का प्रावधान है वह संसद व राज्य विधानसभाओं से संबंधित है। महिलाओं के लिए 35% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था के लिए 108वां संविधान संशोधन जो संसद विधेयक है वो संसद में अभी तक लंबित है। तो ये हमारा 33 जो परसेंट रिजर्वेशन है वो है राज्य विधानसभा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 78 इज 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को ये किया गया था शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चतुर्थ स्तंभ फोर्थ एस्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किससे इंगित करने के लिए किया जाता है? तो फोर्थ एस्टेट जो है वो कहा जाता है हमारे प्रेस एवं समाचार पत्र को, मीडिया को। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 4 स्तंभ होते हैं जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस व समाचार पत्र। प्रेस व समाचार पत्रों को आधुनिक उदार लोकतंत्र में फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ का नाम दिया जाता है। स्वतंत्र एवं सशक्त प्रेस लोकतंत्र का रक्षक और सजग प्रहरी माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 इज फोर्थ एस्टेट शब्द का अभिप्राय है दी प्रेस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 इज संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में कौन सा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? तो यहाँ पर 19 में जो है ये भी है भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्र शांतिपूर्वक और बिना शस्त्र के सभा करने की, मुक्त रूप से घूमने की, प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पर उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के अंतर्गत 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में वो दी गई है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक सभा करना, भ्रमण करना, कहीं भी बस जाने, व्यापार करने, समुदाय या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन 19 में प्रेस की स्वतंत्रता को विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रेस की स्वतंत्रता को जिसमें विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित माना है। तो यानी कि 19(1) में ही इसको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे MCQ कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं। तब तक के लिए थैंक यू।